Students, today we'll start with the इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कल हमने एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन किया था, ये इसका जस्ट रिवर्स होगा। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितना चार्ज न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर हाई था उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ने उसको अपने फोर्स के साथ में पकड़ के रखा हुआ था। अब उसका उल्टा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट सिंपल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, और इस एटम में आपको एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने इसको ऐड करवा दिया। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ आने पर दो बातें होंगी, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी इस एटम के अंदर ऐड हो जाएगी। मीन्स या तो ये एटम एनर्जी लूज करेगा या इस एटम की एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी। व्हेन दिस एनर्जी चेंज इज अकरिंग, जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, इसे ही कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब किसी एटम में, अब वो एटम कैसा होना चाहिए, जैसे कल था आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में अलग हो बिल्कुल। तो आइसोलेटेड स्टेट के एटम में जब कोई भी वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, एनर्जी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक के अंदर कि व्हाट इज़ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, सी हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब जो हम यूजुअली मानते हैं मैथमेटिक्स में उससे थोड़ा अलग होता है। नेगेटिव का मतलब हमेशा हम मानते हैं कुछ डिक्रीज़ होना, और जब कुछ नेगेटिव मीन्स वो प्रोसेस को रोकने वाला होगा, हमें ऐसा लगता है। बट इन केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नेगेटिव साइन इज़ ऑलवेज फेवरेबल, मीन्स अच्छा साइन है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। नेगेटिव वाई देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको ना ए को चेंज करना है बी में, ठीक है, ए को चेंज करना है बी में। अब दो बातें हो सकती हैं, जब ए से बी में चेंज होना हो, या तो ए से बी में चेंज होते ही एनर्जी निकले, और अगर एनर्जी किसी भी सिस्टम से या कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर निकले उसे हम नेगेटिव लिखते हैं। अगर एनर्जी बाहर जा रही है तो उसे क्या लिखते हैं, नेगेटिव। जो आपने 10th में पढ़ा था एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एनर्जी का बाहर जाना, वो नेगेटिव साइन से शो करते हैं। और अगर ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स ए को कन्वर्ट करना है आपने बी में, कुछ एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव चेंज, मीन्स एनर्जी देनी पड़ी, वो पॉजिटिव, वो होगी एंडोथर्मिक, जो 10th में की थी आपने फर्स्ट चैप्टर में ही, कि 2 टाइप्स की रिएक्शन थी। एक रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शन थी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। देखो मेरे पास, मान लो मैंने ये अपना चौक होल्डर, इसको रिलीज कर दिया, रख दिया, ठीक है, या किसी को दे दिया, तो मेरी तरफ से क्या हो गया, वो नेगेटिव बाहर चला गया। ठीक, और मैं किसी का पेन उठा करके अपनी जेब में रख लूँ, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, मैंने ऐड कर लिया। ठीक, तो दोनों बातें आ गई। अगर एनर्जी बाहर जा रही है किसी रिएक्शन में, वो नेगेटिव साइन से करते हैं, और अगर वो ऐड करनी पड़े पॉजिटिव। अब ऐड करनी पड़े का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेगी रिएक्शन नहीं होगी। जरा ध्यान देना, अब एनर्जी होगी तो रिएक्शन होगी, मीन्स उस रिएक्शन को करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जब तक वो एनर्जी नहीं आएगी रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि पॉजिटिव वाली रिएक्शन का होना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एनर्जी ना मिले। तो यहाँ तो इस रिएक्शन को करने के लिए कंडीशन आ गई, लेकिन नेगेटिव वाली तो आसान है। अब मान लो मुझे किसी का पेन लेना है,
तो पहले बात तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका पेन मैं निकाल सकूं और उसको अपने पास रख भी सकूं। ये आसान नहीं है, बट मुझे अपना चौक होल्डर कहीं रखना हो, किसी को देना हो, बड़ा आसान है। कोई ना भी दे, मैं फेंक भी दूंगा तो भी मेरी तरफ से नेगेटिव हो गया। ये काम होना आसान है, मीन्स ये रिएक्शन करना मेरे लिए कि चौक होल्डर को छोड़ देना, ये मेरे हाथ में है, इसको अपने हाथ से छोड़ देना बड़ा आसान है, लेकिन किसी का पेन अपनी जेब में रखना आसान नहीं है। इसी तरीके से एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है, मीन्स ए से बी चेंज हो गया, साथ में कुछ एनर्जी भी निकल गई, ये रिएक्शन आसान है। इसीलिए हमेशा केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का होना फेवरेबल फैक्टर होता है, मीन्स आसान होती हैं वो रिएक्शंस का होना। अब इस बात को यहाँ पर थोड़ा डीपली समझ लो आप, ऑल्दो वही बात मैं दोबारा कहूँगा कि अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं, इसके बाद हम इनको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। देखो आपके पास दो फैक्टर्स हैं, कैसे, दो टाइप के एग्जाम्पल ले लो। ये दो एटम हैं, ये न्यूक्लियस इनका, इस एटम में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है एटम की स्टेबिलिटी कब होती है, जब उसके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट शेल का कंप्लीट होना किसी भी एटम की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है, पता है हमें। अब इसके दो तरीके से ये अपना शेल पूरा कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए बाहर, तो ये अब शेल खत्म हो गया। अब आउटर शेल कौन सा बन गया, ये नीचे वाला जो कंप्लीट है, ठीक। एक कंडीशन तो ये है इसकी और दूसरी ये बनी, और यहाँ पर भी दो कंडीशन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। अब देखो इसके लिए कौन सा आसान है, इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी गेन या लूज नहीं कर सकते। ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बिल्कुल लास्ट लिमिट है वो तो, कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करो। शेयरिंग में 4 जरूर पॉसिबल है, बट लूज और गेन तो आप मैक्सिमम 3 ही कर सकते हो। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना इसके लिए इम्पॉसिबल है, ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। तो ये बन गया आउटर मोस्ट इसका, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। लेकिन अब यहाँ जो दो कंडीशन हैं, एक कंडीशन ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और दूसरी कंडीशन ये है कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। तो मुश्किल है, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है, वैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी मुश्किल है। इसके लिए आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इस एटम की, तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, और इसको भी दोबारा बनाते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये न्यूक्लियस और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ भी रखा हुआ है, दोनों ही जगह बाहर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब ये आप मान लो कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी है, ये इलेक्ट्रॉन अभी बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। अब क्या इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की, मीन्स देखो ये चोक होल्डर पड़ा हुआ है, अब मेरे हाथ में पहले ही 2 चोक हैं, एक इस हाथ में एक चोक होल्डर है, एक इस हाथ में है, एक सामने पड़ा हुआ है, तो क्या मेरे लिए इजी है उस चोक होल्डर को उठा भी लूँगा, तो क्या मेरे लिए कोई फंक्शन है, उसका कोई नहीं है। जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं उस चोक होल्डर को क्यों उठाऊँ, बिल्कुल नहीं उठाऊँगा। वही कंडीशन यहाँ पर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी टेंडेंसी क्या है, इस एक को भी लूज़ कर दें। अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ आ भी गया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई भी नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा।
मीन्स इस एटम की अपनी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, आपको इसको पुल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो यहाँ पर रहे। और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में रहने के लिए कुछ एनर्जी लगातार देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, ताकि वो इस रूम में रह सके। क्योंकि अगर ये होस्ट है मीन्स ये एक इसके लिए मेहमान है और इस कि कोई इच्छा नहीं है, कोई विश नहीं है कि ये मेहमान मेरे घर में रहे, तो उस मेहमान को क्या बनना पड़ेगा, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट मीन्स लगातार पे करना पड़ेगा ताकि वो इसके अंदर रहे। और पे क्या करेगा, एनर्जी, यानी कि लगातार इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी इस एटम को देनी पड़ेगी ताकि वो इसमें सर्वाइव कर सके, रह सके। क्योंकि इसकी इच्छा ही नहीं थी कि मेहमान आए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसको मेहमान की। तो अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ है, इस एटम में इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होगी, ये तब पॉजिटिव होगी जिस एटम की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई पावर नहीं है। बच्चे इस चीज़ को कई बार उल्टा समझ लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब हमेशा हम एक साइन मानते हैं जो अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर पॉजिटिव, इसका मतलब कर लेगा, नहीं, उल्टा है। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बहुत कम थी, कोई इसकी विल नहीं थी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया गया तो कुछ एनर्जी दी गई, इसीलिए इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले वो एलिमेंट होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई पावर नहीं है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे पता है एक इलेक्ट्रॉन लेते ही कितना हो जाएगा, 8 मीन्स वेरी मच स्टेबल, और एटम हमेशा स्टेबल होना चाहता है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। देखो, जिन्हें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी, क्योंकि उनकी एक इंटरनल विल है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब क्या हुआ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जस्ट वेरी सिंपल, ऐसा कोई बुक में दिया नहीं है, एक समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 जूल, ठीक। और जैसे मान लो मेहमान आया हुआ है, उसकी जेब में 100 रुपीज़ हैं, ठीक। अब जो सामने वाला है, जिसके घर मेहमान आने वाले हैं, उसकी इच्छा है कि मेरे घर मेहमान आए। वो मानता है कि मेहमान जो है वो एक भगवान का रूप है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मीन्स वो मेहमान को अपनी तरफ खींच लेगा और मेहमान से कुछ नहीं लेगा, 1 रुपया नहीं लेने वाला उससे। उल्टा क्या करेगा, उसको खाने पिलाने पर लगाएगा, क्योंकि उसको क्या मान रहा है, भगवान। और इस एटम के लिए भगवान की तरह ही है, क्योंकि जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी। तो ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, मतलब कुछ पैसे खर्च करेगा उसके ऊपर ताकि टिका रहे यहाँ पर। तो जब ये एनर्जी को लूज कर देगा तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, मीन्स एक्सोथर्मिक। तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बहुत हाई है, या जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करना है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले। अब मेटल्स ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, हाई पॉजिटिव, क्योंकि उन्हें तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करना है, लूज करना है। तो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और आप उसमें ऐड करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन नॉन मेटल्स उल्टा होते हैं। नॉन मेटल्स क्या हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द मेटल्स, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। और जितनी ज़्यादा पावर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उतनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑल्दो जब मैं अब बस
2 और 3 लेक्चर्स के बाद में मेन नोट्स पे आ जाऊंगा। वहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन और हर टाइप की एक्सेप्शन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जो हमने चैप्टर किया था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऑल्दो सब एक्सेप्शन का अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन भी है, गलत नहीं है बिल्कुल। अगर आपने बेसिक्स किए हुए हैं तो बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी एक एक्सेप्शन है और वो बहुत बार आ चुका है +2 बोर्ड में। इवन +1 का टॉपिक है बट +2 में भी कई बार वो आ चुका है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन वगैरह हम तभी करेंगे जब हम 2-3 दिन के बाद में प्रॉपर नोट्स पर आ जाएंगे। एंड आई विल प्रोवाइड द नोट्स ऑन दैट डे ऑन विच आई विल स्टार्ट द प्रॉपर चैप्टर। ओके, तो आज हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कर लिया है। ओके।